नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे। जल्दी से सारे बच्चे लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। विवेक, रक्षा, नरेश, निशा, रीना, सोनम, अनुराधा, सुमित, संजना, गगन, प्रिया, खुशी, पूजा, सुनीता, राधिका, निक्की, ओम, जितेंद्र, अनमोल, रोशनी, राखी, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्रकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद तो यही रहती है कि अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैं आपको पढ़ा रही हूँ सिंधु घाटी सभ्यता, और आज मैं उसमें आगे की तरफ आपको बताऊंगी। कल मैंने लास्ट आपको बताया था धोलावीरा के बारे में, क्योंकि धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 टीलों में विभाजित था, यानी 3 माउंट्स में उसको डिवाइड किया गया था। और बाकी की जितनी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी आपके साइट्स हैं वो सारी की सारी 2 टीलों में विभाजित थी, पूरब और पश्चिम। ये सब हमने कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था। और आज बच्चे मुझे क्या बताना है? आज बेटा मुझे आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इस सभ्यता के अंदर कौन सी फसल उगाई जाती थी, क्या यहाँ के लोग जो हैं वो तलवार से परिचित थे या नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से आपके सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन कौन से शहर थे, उन शहरों की खोज किसने की थी, किस नदी के किनारे पर थे, ये सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कल मैंने पीडीएफ आपको एडवांस में जो भी था वो सब दे दिया था, ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्या है। तो इनकी जो मुख्य फसलें थी, जो मेन क्रॉप्स थी बच्चे, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर मुख्य फसल की बात हो रही है। जब हम मुख्य फसलों की बात करते हैं तो आपकी जो मुख्य फसल हुआ करती थी इस टाइम पर, वो होती थी बेटा, एक तो आपकी गेहूं और दूसरी हुआ करती थी जौ, ठीक है। गेहूं आपका यहाँ पे ये रहा, यानी कि वीट एंड जोवर। आप कह सकते हो कि 2 यहाँ पर प्यारे बच्चे आपकी फसलें थी, मेन फसलें, मेन क्रॉप्स जिनको आप कहते हो, वो आपकी कौन कौन सी थी? गेहूं और जौ की फसलें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, उसके बाद आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको वस्त्र में सूती और ऊनी वस्त्र देखने के लिए मिलेंगे। मतलब जो क्लॉथ्स यहाँ पर के लोग पहनते थे वो कैसा होता था? कॉटन का या फिर वूल का। तो 2 तरीके के ये लोग वस्त्र पहनते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लॉथ्स कौन कौन से थे? कॉटन क्लॉथ्स थे बच्चे, और वूल क्लॉथ्स थे। यहाँ पे 2 तरीके के कपड़े पहनने के साक्ष्य मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कपास की खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ पर कॉटन कल्टीवेशन के भी एविडेंस मिले हैं, कपास की खेती, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। ये चीज लिखी हुई भी है, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे इन चीजों को लिख लेंगे। लिख लीजिए कि इनकी मुख्य फसलें आपकी क्या थी और यहाँ पे इनके वस्त्र क्या थे, ये कौन कौन से वस्त्र पहनते थे। ठीक है, आपने इतना जाना होगा, यहाँ पे जान लिया होगा। बेटा चावल के बारे में भी बात करेंगे कि चावल का साक्ष्य कहां से। ये मैंने मेन क्रॉप्स बताई हैं, ये मेन क्रॉप्स है, मुख्य फसल जो आपकी हर जगह पर होती थी। जैसे चावल केवल आपको लोथल में देखने के लिए मिलेगा, चावल के दाने, और धान की भूसी आपको रंगपुर में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। आगे चल सकते हैं। आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, अगर मैं बात करती हूं तो फिर मैंने आपको बताया था कि यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। द पीपल हेयर वर नॉट फेमिलियर विद द स्वॉर्ड। क्यों नहीं थे? क्योंकि इस टाइम पर मैम लोहे का प्रयोग नहीं होता था, क्योंकि इस टाइम पर लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था, आयरन का यूज नहीं होता था, इसलिए यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। क्योंकि तलवार बेटा आपकी किससे बनती है? तो लोहे का प्रयोग करके बनाई जाती थी, ठीक है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। आपको अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें जरूर समझ में आएंगी।
और जितना फोकस आप पढ़ने पर लगाएंगे कमेंट से ज्यादा, उतना ही आप सिलेक्शन के पास आते चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। हाँ बेटा प्रदीप जी, बोन्स का यूज होता था इस टाइम पे। ठीक है, आगे देखना बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार यानी ज्योग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे आपका भारत का विस्तार है, आपको पता है कि भारत का नॉर्थर्न पॉइंट क्या है, साउथर्न पॉइंट क्या है, ईस्टर्न पॉइंट क्या है, वेस्टर्न पॉइंट क्या है। तो इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में हम ये देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एक्सपेंस क्या था, मतलब उसका नॉर्थर्न पॉइंट क्या था, उसका साउथर्न पॉइंट क्या था, उसका ईस्टर्न पॉइंट क्या था और उसका वेस्टर्न पॉइंट क्या था। तो जब हम भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे तो उसको मैं आपको एक मैप के थ्रू यहां पर समझाऊंगी। ये देखिए प्लेन स्लाइड है यहां पर। ठीक है, आप इस तरीके से यहां पर क्या करेंगे, लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे नॉर्थ। नॉर्थ को क्या कहते हैं, उत्तर कहते हैं। तो इसके उत्तर में क्या पड़ता था, तो मैम मांडा। मांडा एक जगह थी सिंधु घाटी सभ्यता में जो नॉर्थ में थी, और ये कहां पर पड़ती है, जम्मू कश्मीर में। और ये किस नदी के किनारे था मांडा, तो आप कहेंगे चिनाब नदी। चिनाब नदी। ठीक है बच्चे, फिर इसके आ जाते हैं ईस्ट में। ईस्ट यानी कि पूरब में। पूरब में क्या था, तो आप कहेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहां पर पड़ता है, तो यूपी मेरठ के अंदर। यूपी मेरठ में किस नदी के किनारे था, तो बेटा हिंडन नदी। ये इसका ईस्टर्न पॉइंट था, ये इसका विस्तार मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, और अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपका वेस्टर्न पॉइंट क्या था, अगर हम वेस्टर्न पॉइंट की बात करें, वेस्ट यानी कि इसके पश्चिम में क्या था, तो बेटा जी पश्चिम में हुआ करता था, लिखिएगा सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर था। और सुतकांगेडोर आज के समय पे कहां पर है, तो ये आपका पाकिस्तान में है। सुतकांगेडोर आपका कहां पर पड़ता है, तो आप कहोगे कि मैम सुतकांगेडोर जो कि इसका पश्चिमी बिंदु है, ये आपका कहां पर पड़ता है, तो आप कहोगे पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, या पाकिस्तान में एग्जैक्टली कहां पर, तो आप कहोगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और किस नदी के किनारे है, तो बेटा ये आपका सुतकांगेडोर दाश्क नदी के किनारे पर स्थित है। दाश्क नदी के किनारे पर स्थित है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आगे देखिएगा, पीडीएफ से ही पढ़ाऊंगी ऋषभ, ये सिर्फ एक डायग्राम है जो मैं आपको बनाकर दिखा रही हूं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में प्यारे बच्चे हम आ जाते हैं कि इसके साउथ में क्या है, यानी दक्षिण में कौन सा स्थान था इसके, तो इसके साउथ में पड़ता था दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। दैमाबाद की लोकेशन कहां पर पड़ती है वर्तमान में, महाराष्ट्र में। और ये किस नदी के किनारे पर था दैमाबाद, तो आप कहेंगे प्रवरा नदी। ठीक है, प्रवरा रिवर। नदी को क्या कहते हैं बच्चे, रिवर कहते हैं। ये आपका इसका क्या था, भौगोलिक विस्तार था। जैसे आप भारत के बारे में, भारत का नॉर्थर्न पॉइंट पढ़ते हो, साउथर्न पॉइंट पढ़ते हो, ईस्टर्न पॉइंट, वेस्टर्न पॉइंट, तो इसी तरीके से आपकी सिंधु घाटी सभ्यता नॉर्थ से साउथ तक मांडा से लेकर दैमाबाद थी, और ईस्ट से वेस्ट में आपका आलमगीरपुर से सुतकांगेडोर तक फैली हुई थी। तो ये आपका इसका भौगोलिक विस्तार था। ये इसका ज्योग्राफिकल आप कह सकते हो कि आपको मैंने यहां पे हेडिंग भी दी है कि ज्योग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, लिख लिया, यहां तक लिख लीजिए फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और फिर प्यारे बच्चे मैं आपको बताऊंगी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन कौन से आपकी साइट्स थी। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स और बता देती हूं साइट्स बताने से पहले। ठीक है, साइट से पहले कुछ और चीजें पढ़ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चे आपका पहला पॉइंट आप ये पढ़ेंगे, इससे पहले साइट में आपको एक साथ बता दूंगी सारे।
यहां पर आपकी मिलती थी मोहरे, मोहरे समझते हो जिनको आप सील कहते हो। तो यहां की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन किया गया है। मैम एक श्रृंगी पशु कैसा दिखता था? तो बेटा कुछ ऐसा, यह आपके डायग्राम में बनाया हुआ है, इस तरीके का दिखता था। यानी वन हॉर्न एनिमल आपका ऑलमोस्ट यहां की सील्स पर मिलता था। मैम सील क्या होती है? तो बेटा सील आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ के लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। तो जब वो व्यापार करते थे, मान लीजिए जैसे आपने अपना कोई भी माल लोड करके किसी दूसरे देश में भेजा, आपको कैसे पता चलेगा उस टाइम पर कि हमारा माल सेफ था या हमारे माल के साथ छेड़छाड़ हुई है? तो यहाँ के लोग क्या करते थे कि जब ये अपने प्रोडक्ट्स को पैक करते थे तो पैक करने के पहले उस पर मिट्टी का एक लेप लगाते थे, और लेप लगाने के बाद में क्या करते थे? उस पर स्टैंप लगाते थे। और ये स्टैंप किस तरीके के होते थे? तो ये स्टैंप आपके आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे, जिनमें से सबसे ज्यादा आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में मिली हैं। और ये जो सील हुआ करती थी, जब इनका ये स्टैंप लगाते थे, अगर वो सील टूटी हुई होती थी, इसका मतलब यह है कि जो उन्होंने प्रोडक्ट भेजे हैं, जो उत्पाद उन्होंने अपने भेजे हैं, जो गुड्स, जो वस्तुएं उन्होंने भेजी हैं, उनसे कोई ना कोई छेड़छाड़ हुई है। तो यहाँ की जो मोहरें थी उन पर सबसे ज्यादा एक श्रृंगी पशु का अंकन था, लेकिन इसके अलावा इन मोहरों पर बकरी यानी कि बेटा गॉट का चित्र भी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, भेड़ यानी कि वॉल्फ का भी आपको देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आप कह सकते हो कि बैल यानी ऑक्स का भी आपको देखने के लिए मिलता है। आप कह सकते हो खरगोश, इसका भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक्सेट्रा, मतलब जानवरों के जो आपके चित्र हुआ करते थे वो इन स्टैंप्स के ऊपर हुआ करते थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात आती है कि ये जो मोहरें हैं किसकी बनी हुई होती थी? तो ये सेल खड़ी का उपयोग करके बनाई जाती थी। सेल खड़ी को क्या कहा जाता है? सेल खड़ी को स्टीएटाइट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका रेलवे ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि मोहरें किसकी बनी हुई होती थी। वहां पर सेल खड़ी ऑप्शन में नहीं है, वहां पर ऑप्शन में है स्टीएटाइट। तो आपकी जो मोहरें बनती थी ये सेल खड़ी। मैम सेल खड़ी क्या होता था? सेल खड़ी क्या होता था? तो बेटा जी अगर मैं बात करती हूँ स्टीएटाइट या सेल खड़ी की, तो ये क्या होता था? एक प्रकार का मुलायम पत्थर, एक प्रकार का मुलायम पत्थर हुआ करता था, यानी कि सॉफ्ट स्टोन हुआ करता था। एक प्रकार का मुलायम पत्थर, सॉफ्ट स्टोन आप कह सकते हो, और इसी से आपकी ये सील बनाई जाती थी। और इन सील का यूज किसके लिए किया जाता था? तो लोग अपने माल के ऊपर इनको, जो इनका गुड्स हुआ करता था, जो ये दूसरे जगह पर भेजते थे, उन पर स्टैंप लगाकर भेजते थे, ताकि ये पता चल सके कि अगर स्टैंप टूटा हुआ है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, तो मोहरें किसकी बनी होती थी? सबसे ज्यादा मोहरों पर किसका अंकन होता था, मतलब किस पशु का चित्र होता था। उसके बाद में आपकी मोहरें किस चीज की बनी होती थी, और मोहरों का शेप यानी कि आकार क्या होता था। ये क्वेश्चन बच्चे यहां से बनेंगे। ठीक है, अब जल्दी से आप फटाफट से लिखेंगे ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। जल्दी से। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ जाती हूं। और बेटा मुझे लगता है कि आपको नोट करने का काम बाद में करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। और मैंने वैसे भी ये पीडीएफ आपको कल एडवांस में दे दी थी। देमाबाद ब्रजेश जी महाराष्ट्र में है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी सील के बारे में मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी। उसके बाद आते हैं कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि जो आपकी सील होती थी उनका यूज क्यों होता था। तो भैया ट्रेडिंग पर्पस के लिए होता था, अभी बताया मैंने, यहाँ पर लिखा भी है। मुहरों का उपयोग व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जैसे जार को सील करना,
ठीक है, जार को जार ही कहते हैं। या फिर बोरियों पर टैग लगाना, पुटिंग टैग्स ऑन सेक्स, तो उन पर आपका क्या किया जाता था, सील लगाई जाती थी। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मोहरों का उद्देश्य क्या था। तो मैम केवल और केवल व्यापारिक उद्देश्य था। ठीक है, तो इसके लिए ये मोहरें बनती थी, क्योंकि सामान के साथ छेड़छाड़ ना हो, वो उसका प्रोटेक्शन करने के लिए ये सील लगाई जाती थी। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि यहां के लोग बर्तनों का यूज करते थे। तो भैया बर्तन किस तरीके के होते थे, बर्तन किस तरीके के यहां पर बनाए जाते थे। तो बेटा यहां के बर्तनों का जो कलर होता था वो लाल मिट्टी का होता था। मतलब रेड सॉइल के साथ, आपका रेड क्ले के साथ ये आपके बर्तन बनते थे, जैसा यहां पर बना हुआ है। और इन बर्तनों पर ब्लैक कलर से डिजाइनिंग की जाती थी। इस पर डिजाइनिंग भी हो रखी है बर्तन पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मोहरों का प्रयोग क्यों होता था, मोहरें जो हैं वो आपकी किसकी बनी होती थी, मोहरों पर किस किस के चित्र होते थे, सबसे ज्यादा किसका चित्र मिला है। उसके बाद प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया इनकी मेन क्रॉप्स कौन सी थी। ठीक है, और साथ साथ बच्चे मैंने आपको ये भी बताया कि ये लोग जो हैं अपना जो बर्तन यूज करते थे वो आपका लाल मिट्टी का बर्तन होता था, जिस पर ब्लैक कलर से ये डिजाइनिंग करते थे। तो लाल मिट्टी के बने मृदभांड भी इनको कहा जाता है हिंदी में। और डिजाइनिंग किस कलर से होती है बच्चे, तो आप कहेंगे ब्लैक कलर से होती थी। बेटा एग्जाम्पल के तौर पर दीपिका अगर आप देखेंगी तो ये एक सील ही है, ये आपकी सील बनी हुई है रेक्टेंगुलर शेप में, ये आपको दिखाया तो है मैंने। आप देखेंगे दीपक, अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल ये रहा, सील यहां पर बनी हुई है और इस सील के ऊपर वन हॉर्न एनिमल की पिक्चर भी लगी हुई है। आप बोर्ड पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ना, अगर आप सिर्फ कमेंट पर फोकस करेंगे तो फिर बच्चे कैसे दिखाई देगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, यहां पर आगे फिर हम बात करते हैं कि जो ये बर्तन होते थे ये रेड कलर के कैसे बनते थे। तो जैसे आपने मिट्टी का बर्तन, जैसे बच्चे आज भी आप मिट्टी का कोई बर्तन खरीदते हैं तो वो रेड कलर का होता है। जैसे यहां पर कुछ बर्तन बने हुए हैं, यहां पे कुछ मूर्तियां रखी हुई हैं, तो जो मिट्टी होती थी ना उसको आग में पकाया जाता था, लगातार आग में पकाया जाता था, मतलब बेक्ड किया जाता था। और जब वो लगातार आग में पकती है मिट्टी तो कैसे कलर की हो जाती है मैम, रेड कलर की। तो वो जो मिट्टी आपकी आग में पकाई हुई होती थी उसे कहते थे टेराकोटा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे, तो टेराकोटा कहते थे। टेराकोटा क्या होता है मैम, लाल कलर के मिट्टी के बर्तन। लाल कलर के मिट्टी के बर्तन। ठीक है, बच्चा कह रहा मटका क्या है, मटका नहीं, वो एक एग्जाम्पल, एक पिक्चर दिखाई हुई है कि रेड कलर के बर्तन होते थे और उन पे ब्लैक कलर से डिजाइनिंग होती थी। ठीक है, तो मिट्टी रेड कब होती है, जब आप उसको लगातार आग में पकाते हो, ऐसा होता है। ठीक है बच्चा, आगे देखिए। अब बात आती है कि भैया ये ट्रैवलिंग के लिए क्या यूज करते थे, ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज करते थे। उस टाइम पे बस, ट्रेन या फिर आपके एरोप्लेन तो होते नहीं थे। उस टाइम पर चलती थी बैलगाड़ियां, उस टाइम पर चलती थी बैलगाड़ी। देखिए इसमें लिखा है टू व्हील्ड एंड फोर व्हील्ड बुलक कार्ट्स वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि दो पहियों की या चार पहियों की गाड़ी का प्रयोग करते थे ये लोग ट्रांसपोर्ट के लिए। और ज्यादातर देखो पहले बैलगाड़ी भी हर किसी के पास नहीं होती थी, तो कई बार लोग पैदल ही यात्रा करते थे, पैदल ही चलते थे। ठीक है, आपके दो पहियों की बैलगाड़ी ये रही और चार पहियों की बैलगाड़ी ये रही। इसको क्या कहते हैं, बुलक कार्ट्स बोलते हैं इनको।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? ये सब अभी मैं रिवाइज करवाऊंगी, इसलिए ध्यान से पढ़ना, क्योंकि सब पूछने वाली हूं मैं आपसे। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अब बात आती है कि यहां पे शासन या प्रशासन कौन देखता था। जैसे आज के समय में आपके देश को कौन चला रहा है? आप कहते हो मैम सरकार, मैम सरकार, सरकार चलाती है हमारे देश को। तो यहां पर तो सरकार होती नहीं थी, इस टाइम पे तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब होते नहीं थे। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि मैम यहां पर शासन और प्रशासन जो था वो वणिक वर्ग के हाथ में था। द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन द हैंड्स ऑफ मर्चेंट क्लास, मतलब जो आपका व्यापारिक वर्ग होता था, जो एलिट क्लास जिसको हम बोलते हैं, तो उन लोगों का यहां पर बोलबाला होता था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। तो आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि यहां पे पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, प्रशासन कौन करता था, यातायात के लिए किस चीज का यूज होता था, ये आपको ध्यान रखना है। इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई है तो फिर आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या पर्दा सिस्टम था, क्या प्रोस्टिट्यूशन यहां पे प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूं तो ये लोग कौन से गेम्स खेलते थे। किरण अभी लिखेंगे बेटा हाथों से, पहले पढ़ तो लो, हाथों से पूरा रिवीजन कराऊंगी और आप लोगों से ही आंसर लूंगी। ठीक है, आगे आइएगा, आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड, ये लोग विदेशी व्यापार करते थे। जैसे तांबा, खेतड़ी, खेतड़ी कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। बलूचिस्तान कहां पर है? पाकिस्तान में। और ईरान, यहां से ये लोग क्या मंगाते थे? तांबा, यानी कि कॉपर, खेतरी बलूचिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। बेटा वणिक मतलब होता है राज तिलक जी, आपका मर्चेंट क्लास या एलिट क्लास या फिर आपका व्यापारिक वर्ग आप कह सकते हो, जिनका बोलबाला इस टाइम पे हुआ करता था। हिमांशी आपको अच्छे से देखना होगा, तो बोर्ड पे हर चीज की हेडिंग पड़ी हुई है, अगर आप नहीं देखेंगी तो फिर कैसे काम चलेगा। अभी मैंने आपको यहां पर जो भी चीजें बताई उन सब के बारे में आपको पता है कि ये जनरल चल रही है आपकी कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या होता था। अब मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, तो विदेशी व्यापार आपका लिखा हुआ है हेडिंग में। ठीक है, अब आगे देखिए, यहां पर चांदी यानी सिल्वर कहां से आता था? अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कहां से आता था? कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान। ऐसे ही आपका टिन कहां से आता था? तो मैम अफगानिस्तान से, ईरान से। ठीक है, यहां पे ये देखिएगा, एक बार ठीक कर लीजिएगा इसको, मैं पूरा अफगानिस्तान और बेटा ईरान। ठीक है, सीसा आपका ईरान से आता था। अब यहां पे एक चीज, जैसे हम बात करते हैं आपका सेल खड़ी, जैसे सेल खड़ी जिसे आप स्टीयरटाइट कहते हैं, तो सेल खड़ी से क्या बनती थी? मोहरें। तो आखिर ये कहां से आता था? तो सेल खड़ी बेटा एक तो आपका राजस्थान से आता था, ठीक है, उसके अलावा गुजरात से आता था और उसके अलावा अफगानिस्तान से। और आपको और भी चीजें बताऊं तो इससे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैं आपको पतन बताऊं, पतन मतलब जो इसका अंत हुआ, डिक्लाइन हुई है, तो क्या माना जाता है सबसे बड़ा कारण? तो आप कहोगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण बाढ़ को माना जाता है।
यहां पे इसके खत्म होने का कारण किसको माना गया है? बाढ़ को, कि भाई बाढ़ आई और पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कर दिया। ये आपने मोहनजोदाड़ो मूवी में भी देखी होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेटा अगर मैं आपसे बात करती हूं तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक चीज और सुन लीजिए कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, क्या यहां पर पर्दा प्रथा थी मैम? तो आप कहेंगे कि इसको इंग्लिश में पर्दा सिस्टम। क्या यहां पर पर्दा सिस्टम था? तो आप कहेंगे यस, यहां पर पर्दा सिस्टम था। क्या यहां पर वेश्यावृत्ति होती थी? मतलब इस टाइम पे प्रोस्टिट्यूट हुआ करती थी? जी हां, हुआ करती थी। इस टाइम पर भी ये सब हुआ करता था। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर। गुलशन कुमार जी, वो अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर था। आपने बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण जो है वो आपका आर्यों का आक्रमण था। जी नहीं, वो मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग है। सबसे ज्यादा जो मान्यता है वो ये मानी जाती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ यानी कि फ्लड के कारण हुआ था। इतनी बात समझ में आई? नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। गुलशन कुमार जी, आप ये सब कमेंट, बेटा आप ऐसे कैसे बोल देते हो एकदम से कि मैम आप लोग गलत मत पढ़ाया करो। आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूं मैं लगातार, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो। ऐसे कैसे काम चलेगा? अपने आप डिसाइड कर लेते हो कि क्या गलत है क्या सही है, कमाल करते हो। अरे पहले टीचर की बात तो सुन लो। मैंने आपको बोला वो अकॉर्डिंग टू मैक्स मूलर है। मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए और उन्होंने आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म कर दिया, लेकिन ये नहीं माना जाता। इसका सबसे जो वैलिड रीजन माना जाता है वो बाढ़ माना जाता है बेटा। आप सुनेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगी ना। अब आप सुनेंगे ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा? आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो पहले एक बार मैं रिवीजन करा देती हूं जो जो मैंने आपको पढ़ाया है। बताइएगा यहां की मुख्य फसल। ठीक है, यहां की मुख्य फसल क्या थी? मेन क्रॉप्स। क्या यहां के लोग तलवार से परिचित थे? क्या यहां के लोग तलवार से परिचित थे? मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किस पशु का है? यह आपको नोट नहीं करना है, ये रिवीजन है। नोट करना है आपको पीडीएफ से। नेक्स्ट, मोहरें किसकी बनी होती थी? मोहरों का आकार क्या होता था? ठीक है, उसके अलावा मोहरों का उद्देश्य क्या था? किस उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती थी? उसके बाद आप मुझे बताएंगे यहां के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज करते थे? ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात किससे करते थे? ठीक है, तीन टीलों में विभाजित नगर कौन सा था? किस नगर को यूनेस्को में शामिल किया गया है? शामिल किया गया है।
ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि ये सारी चीजें, उसके बाद में प्यारे बच्चे बर्तन कैसे होते थे, कैसे बर्तनों का यूज करते थे। क्या क्लास में ऐसा कोई है जो ये नहीं जानता कि इन प्रश्नों का क्या उत्तर है? भाई मुख्य फसल क्या थी, आप सब मुझे बता चुके हैं। मैम गेहूं था, मैम जौ था। ठीक है, क्या यहां के लोग तलवार से परिचित थे? नहीं थे। मोहरों पर सबसे अधिक तो एक श्रृंगी पशु, वन हॉर्न एनिमल, किसकी बनी थी? सेल खड़ी, स्टेटाइट। आकार कैसा था? आयताकार, वर्गाकार। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि इनका आयताकार, वर्गाकार और आपकी गोलाकार, ये सब आपको मैंने अभी पीछे बताया है। उसके बाद बच्चे मैंने आपको बताया यातायात किससे करते थे, तो 2 या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी, इससे करते थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था मोहरों का? व्यापारिक उद्देश्य के लिए प्रयोग, व्यापारिक उद्देश्य के लिए प्रयोग। और सबसे ज्यादा मोहर कहां पर पाई गई है? मोहनजोदाड़ो में। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे 3 जिलों में विभाजित नगर कौन सा था? धोलावीरा, धोलावीरा था। और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो वो भी कौन सा था बच्चे? धोलावीरा ही था। कब शामिल किया गया था? 2021 में। बर्तन कैसे हुआ करते थे? बच्चा लिख रहा है लाल मिट्टी के बर्तन, रेड क्ले से बने हुए होते थे। और किसकी चित्रकारी होती थी? डिजाइनिंग किस कलर से होती थी बताइए? डिजाइनिंग किस कलर से होती थी बच्चे? डिजाइनिंग किस कलर से की जाती थी बताइए जल्दी से। ठीक है, तो आप कहेंगे ब्लैक कलर से की जाती थी। बहुत बढ़िया। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? क्वेश्चन ऑरल फॉर्म में पूछ लेती हूं। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? क्या कहते थे बच्चे? टेराकोटा। मैम क्या कहते थे? टेराकोटा। यही तो सारे क्वेश्चन हैं, यही तो बनते हैं। ठीक है, यही तो सब मैंने आपको बताया है आज। और क्या बताया है? सोना कहां कहां से आता था? तो मैम कर्नाटक से, अफगानिस्तान से, ईरान से। ये सब बच्चे आपको बताया है और आपने सारे प्रश्नों के उत्तर किए हैं। अब यहां पे एक बच्चा बोल रहा है कि वेश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, इंग्लिश में बोलेंगे इसको। प्रोस्टिट्यूशन। सती प्रथा का साक्ष्य यहां नहीं मिलेगा, वो मिलता है पहली बार गुप्त काल में। ठीक है, प्रशासन वणिक वर्गों के हाथ में था। ये देखिए, मैं पूछ भी नहीं रही फिर भी आप लोग बता रहे हैं, इसका मतलब चीजें आपकी समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं। और जो बच्चे कहते हैं कि हेडिंग नहीं है, देख लीजिए सबसे पहले हेडिंग डाली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। पहले आप जान लो कि ये किस नदी के किनारे हैं और इनकी खोज किसने की है। और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हड़प्पा में क्या चीजें थी, मोहनजोदाड़ो में क्या चीजें थी, चनहूदड़ो में क्या चीजें थी। ये सब बच्चे मैं आपको बताऊंगी। जो पढ़ने वाला बच्चा है, प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है,
प्रोस्टिट्यूशन बेटा एक ऐसी चीजें होती हैं जिसमें जबरदस्ती लड़कियों को देह व्यापार के अंदर डाला जाता है, जिन्हें आप रेड लाइट एरिया के नाम से भी जानते हैं। जैसे एक मूवी बनी हुई है लक्ष्मी, प्रोस्टिट्यूशन के लिए इतनी मूवीज बनी हुई हैं, और आप पूछ रहे हैं कि प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है, जिसमें आपकी फीमेल्स रहती हैं। आप क्या चाहते हैं क्लास के अंदर एकदम ओपन करके चीजें बोली जाएं, तो आपको बता दूं कि वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन एक देह व्यापार होता है। समझ आया? इतनी बात समझ में आई? अब आगे चल सकते हैं। अब देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन कौन से शहर थे, इनकी खोज किस किसने की थी, और ये किस नदी के किनारे हैं। अब देखिए यहां पर ध्यान से, अगर मैं बात करती हूं तो सबसे पहले हड़प्पा स्थल, इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूं कि ये वो स्थल था जिसकी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर सबसे पहले खोज की गई थी। और ये स्थल प्यारे बच्चे 1921 में दयाराम साहनी जी ने खोजा था। और ये कहां पर पड़ता है, तो ये आपका पाकिस्तान, केवल इतना याद रखना कि ये पाकिस्तान में पड़ता है। और किस नदी के किनारे है, तो मैम रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 दयाराम साहनी, पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, मोहनजोदड़ो, अगर हम बात करते हैं इसकी खोज 1922 में हुई थी। और ये किसने की थी, तो आप कहेंगे कि मैम राखल दास बनर्जी ने की थी। राखल दास बनर्जी ने प्यारे बच्चे की थी। और ये कहां पड़ता है, सेम ये भी आपका पाकिस्तान में और सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, तो अब दोबारा से, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में, राखल दास बनर्जी या आरडी बनर्जी, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे हम बात करते हैं सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर मैंने अभी पढ़ाया था, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का आपका पश्चिमी स्थल था और जो दाश्क नदी के किनारे पर था। ठीक है, आपका 1927 में खोज की थी आर.एल. स्टाइन ने। ये कहां पड़ता है, तो बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर। मैंने अभी अभी बच्चे ये आपको बताया था। और ये किस नदी के किनारे है, दाश्क नदी के किनारे। ठीक है, आगे देखिएगा, चनहूदड़ो। चनहूदड़ो की खोज कब की गई थी, 1931 में। किसने की थी, तो मैम एनजी मजूमदार ने। 1931 एनजी मजूमदार चनहूदड़ो की खोज की थी। चनहूदड़ो कहां पर है मैम, ये भी पाकिस्तान में और सिंधु नदी के किनारे। ये भी आपका पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। जो इंपॉर्टेंट है बच्चे वो मैं आपको बता रही हूं, जिन पर मैं टिक करूंगी वो इंपॉर्टेंट हैं और जिन पर टिक नहीं करूंगी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के सारे शहर हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी हड़प्पा से क्या मिला, फिर मैं बताऊंगी मोहनजोदड़ो से क्या मिला, चनहूदड़ो क्यों फेमस है, वहां से क्या मिला था। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ बच्चे, पीडीएफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा पीडीएफ। इतनी बात समझ में आ रही है, तो आप कहेंगे कि मैम चनहूदड़ो की खोज 1931, हड़प्पा की 1921, मोहनजोदड़ो 1922 और सुतकांगेडोर 1927। किस किस नदी के किनारे हैं, किसने खोज की थी बच्चे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। आगे चल सकती हूं, आगे चलूं बच्चे, आगे चल सकते हैं। चलिए, अब बच्चा कह रहा है आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिएगा,
आपका यहां पर डाबरकोट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसको टिक नहीं करूंगी, लेकिन पढ़ देती हूं। डाबरकोट 1935 अर्नेस्ट मेके बलूचिस्तान में और झोब घाटी ये के पास में ये मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये आपका कोट दीजी, ये पूछा गया एग्जाम में। 1935 घुर्रे पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आता है रोपड़। 1953 में यज्ञदत्त शर्मा, कहां पर है ये रोपड़? आपका पंजाब में। किस नदी के किनारे? सतलज। प्रीवियस ईयर में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी ने पूछा है, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। आरआरबी ने पूछा कि रोपड़ किस नदी के किनारे, तो सतलज नदी के किनारे पंजाब में पड़ता है बच्चे। और ये 1953 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, या वाईडी शर्मा भी कई बार आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों राखी गढ़ी, मैंने आपको बताया था राखी गढ़ी के बारे में क्या फैक्ट बताया था, मैंने बताना जरा कि मैम सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भारत में राखी गढ़ी है, जिसकी खोज 1969 सूरजभान और रफीक मुगल ने की थी। यह आपका हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे है। यह आपका हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे पर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों बनावली। 1973 रविंद्र सिंह बिस्ट, कई बार आपको लिखा मिलेगा आरएस बिस्ट, जो आपका हरियाणा में और घग्गर नदी के किनारे पर है। हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे पर है। उसके बाद बच्चों धोलावीरा 1990 से 91 के बीच रविंद्र सिंह बिस्ट, इन्होंने ही की थी। यह कहां पर पड़ता है? कच्छ गुजरात के अंदर। ठीक है, कच्छ गुजरात के अंदर आपका पड़ता है, मानसर या मानहर नदी के किनारे। हां बेटा, हिसार हरियाणा के अंदर है राखी गढ़ी। तो ये आपके वो आपके यहां पर स्थल हैं जिनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। लिखिए फटाफट। और एक चीज और, एक कंफ्यूजन और हट लेना कि अगर मानसर या मानहर ऑप्शन में नहीं होगा तो लूनी नदी ऑप्शन में होगा। लूनी नदी ऑप्शन में होगा अगर ये नहीं होगा तो। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट देखिए आगे क्या लिखा है। देसलपुर इंपॉर्टेंट नहीं है, लोथल इंपॉर्टेंट है। लोथल गुजरात में 1957 एसआर राव ने, किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, फिर आपका सुरकोटड़ा जो आपका बंदरगाह है, जो मैंने आपको बताया था कि लोथल और सुरकोटड़ा क्या है? बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता के। और ये आपका जिसमें से सुरकोटड़ा की खोज 1964 जगपति जोशी, और ये पड़ता है आपका गुजरात में। ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बेटा रंगपुर, जहां से धान की भूसी मिलेगी, मैं आपको लिखवाऊंगी ये। धान की भूसी मतलब धान से क्या निकलता है? चावल। तो चावल निकलने के बाद जो कूड़ा बचता है उसको आपका कहां देखा गया? रंगपुर गुजरात के अंदर। और ये 1931 में मधोस्वरूप बत्स ने इसकी खोज की थी। गुजरात में है, मादर नदी के किनारे। ठीक है, आलमगीरपुर कहां पर पड़ता है? मेरठ उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे। 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। बेटा रामपाल जी आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप अपनी बात को सही से लिखें। ठीक है, उसके बाद में बेटा कालीबंगा,
जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जिससे यह पता चला कि इस टाइम पे हल हुआ करता था। जुता हुआ खेत जिसमें आप फसल बोने से पहले जब उसकी जुताई करते हैं, ये सब आपका कालीबंगा से मिला है। और ये आपका 1953 में अमलानंद घोष जी ने खोज की थी। ये आपके हनुमानगढ़ जिले राजस्थान के अंदर घग्गर नदी के किनारे पर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये आपको कैसे याद होंगे? तो बच्चे ये लिस्टिंग है और लिस्टिंग आपको बार बार रिवाइज करने पर ही याद होगी। ठीक है, लास्ट लिस्टिंग अब हम देखते हैं। यहां पे लिखा है दैमाबाद। तो दैमाबाद महाराष्ट्र, प्रवरा नदी 1974 से 79 के बीच में इसकी खोज हुई थी। फिर दैमाबाद के बाद आपको पढ़ना है सीधा मांडा। मांडा आपका 1976 से 77 के बीच जम्मू कश्मीर भारत में है और चिनाब नदी के किनारे है। आदित्य बेटा अग्नि हवन कुंड का आपके कालीबंगा और आपके लोथल दोनों से मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आलमगीरपुर मैम ईस्ट पार्ट है। हाँ बच्चा, ईस्ट पार्ट है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेती हूं, चलिए बताइएगा फिर से, कॉन्फिडेंस को अप करते हैं। बताना, सिंधु घाटी सभ्यता के आपका उत्तर में कौन सा स्थान है, यानी नॉर्थ में। वेस्ट में कौन सा स्थान है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है। हड़प्पा खोज बताना, नदी बताना और स्थिति बताना कहां पर है इसकी। उसके बाद मोहनजोदड़ो, खोज बताना, नदी बताना और इसकी स्थिति या अवस्थिति ये बताना। बताओ जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया मैम, उत्तर में क्या है, मांडा जम्मू कश्मीर में। वेस्ट में क्या है, सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर, दाश्क नदी। साउथ में क्या है, साउथ में मैम दैमाबाद महाराष्ट्र, प्रवरा नदी। ईस्ट में क्या है, ईस्ट में क्या है, आलमगीरपुर मैम यूपी मेरठ, हिंडन नदी। ये सब कैसे याद होगा, जब आप बार बार रिवाइज करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे इसकी खोज हड़प्पा 1921 किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने। नदी रावी है, कहां पर है, पाकिस्तान में, केवल ऐसे याद रखना है। खोज 1922 में। नदी कौन सी है, सिंधु। स्थिति क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा। रोपड़ किस नदी के किनारे है, पंजाब में सतलज नदी के किनारे। लोथल कहां पड़ता है, गुजरात में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है, लोथल और सुरकोतदा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार। सागर सिंह जी आर्य पब्लिकेशन बुक आप देख सकते हो। ठीक है, वो मादर नदी है, भादर नदी नहीं है, मादर नदी है वो। आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है अलग अलग बुक से उठाकर दिया जा रहा है, कई बुक्स का कंटेंट एक जगह पर है और इनकी डेट्स अलग अलग दे रखी हैं अलग अलग किताबों में। तो आपसे डेट बहुत कम पूछी जाती है, ज्यादातर पूछा जाता है इसका स्थान, इनकी खोज किसने की और साथ साथ इनकी लोकेशन। ठीक है, अब कल क्या पढ़ेंगे मैम, तो एडवांस में सुनते जाइए, आप कल क्या पढ़ेंगे सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पढ़ाऊंगी मैं आपको, जैसे हड़प्पा से क्या मिला, मोहनजोदड़ो से क्या मिला, चनहूदड़ो से क्या मिला, बनावली से क्या मिला। ठीक है, उसके अलावा लोथल
की खासियत क्या थी, धोलावीरा की खासियत क्या थी, ये सब आपको बताऊंगी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट्स दे रखी हैं इनकी। क्योंकि ये सब किसके आधार पे है, ये सब बेटा आपका किया गया है केवल और केवल आपके साक्ष्यों के आधार पे, एविडेंसेस के बेस पर। और एक मिनट रुकिएगा, एक बच्चे का एक डाउट है कालीबंगा को लेकर, मैंने कमेंट पढ़ा है। बेटा जो आप कालीबंगा को कह रहे हो, कालीबंगा को पहली बार 1951 में खोजा गया था, पहली बार, ठीक है, पहली बार। लेकिन इसकी खुदाई कब शुरू हुई थी, 1953 से 54 के बीच में। तो ये भी देख लिया करो कि खोज और खुदाई की डेट क्या क्या है, ठीक है। मैं इस फैक्ट को चेक कर लूंगी। एक बच्चा कह रहा है कि लोथल में सती प्रथा का साक्ष्य बताया है, ठीक है, मैं चेक कर लूंगी बेटा। जब तक किसी बुक में नहीं पढ़ूंगी तब तक मैं नहीं बोल सकती हूं, क्योंकि सती प्रथा का साक्ष्य पहली बार भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता में था या नहीं था वो भी मैं आपको देख लूंगी। बिना देखे मैं आपको कोई चीज नहीं बोल सकती कि हाँ ये चीज होगी, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए, लास्ट लाइन लिखवा रही हूं बच्चे, जरा लिख लीजिएगा, लास्ट लाइन लिखवा रही हूं मैं आपको, और उसको यहां पर ऐड कर लीजिएगा उस लास्ट लाइन को। आप अपने नोट्स में कहीं भी कर सकते हो, नोट डालकर लिखना, नोट डालकर लिखना, यहां पर नोट डालकर, सिंधु घाटी सभ्यता के, सिंधु घाटी के लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। 9 फसलों यानी 9 क्रॉप्स का ज्ञान, मतलब नॉलेज। तो 9 फसलों का ज्ञान था। एक बच्चे ने प्रश्न पूछा है कितनी फसलें, तो 9 फसलों का ज्ञान था, ठीक है। कितनी फसलों का ज्ञान था बेटा, 9 फसलों का। तो इसको आप लिख लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चल सकते हैं। तो आगे बस मुझे इतना कहना है कि बाकी की चीजें मैं आपको बताऊंगी कल, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे नाराज हो जाते हैं कि आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ती। बेटा सबका कमेंट पढ़ना पॉसिबल नहीं है, इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। और जितना आप अभी आप क्रिटिसाइज कर रहे हो आप कर लो, लेकिन जब आप अपने क्वेश्चन लगाओगे और सारे क्वेश्चन जब सॉल्व होंगे ना, उसके बाद आप मुझे बोलोगे कि मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था। आप ही बोलोगे, कोई और नहीं बोलेगा, आप ही लोग इस चीज को बोलोगे। और ये मैं आपके ही मुंह से बुलवा कर रहूंगी। आप हिस्ट्री पढ़कर तो देखो एक बार, ठीक है, तब मैं आपको बोलूंगी। यहां पर तरुण बस कीजिए बेटा, ठीक है मैंने पढ़ लिया है। युगल समाधि मिली है, लेकिन वहां से सती प्रथा का साक्ष्य, वो जरूरी नहीं है कि वो आपका सती प्रथा का साक्ष्य होगा। और ये आपको मैं आज प्रॉमिस करती हूं कि क्लास एंड होते होते आपको हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना मुझे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, और कल की क्लास में हम, और आज अभी आपको क्या जरूरत हो रही है कि पीडीएफ से पढ़ने के बाद हाथ से लिखने की। एक टाइम ऐसा आएगा आपको पीडीएफ से ही सब समझ में आने लगेगा, आपको हाथ से लिखवाने की आप मुझसे बोलोगे ही नहीं। पीडीएफ एडवांस दे देना, पीडीएफ ये रही बेटा आपकी, जो मैं कल पढ़ाने वाली हूं, इसी में मर्ज करके आपको दे दूंगी, ठीक है। एक जिद जो कुछ बच्चों ने पकड़ के रखी है कि नहीं हमें नवीन सर का ही समझ में आएगा, अगर आप मुझे मौका ही नहीं देंगे पढ़ाने का तो मैं कैसे पढ़ा पाऊंगी। और मुझे अच्छे से पता है कि अगर नवीन सर यहाँ पे पढ़ा रहे होते और पीडीएफ से, तो आप शांति से पढ़ते, क्योंकि आपको विश्वास है। और बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए ये विश्वास, मैं भी कमाना चाहती हूँ आप लोगों से। और मुझे विश्वास है अपने आप पर,
नवीन सर के भरोसे पर, अंकित सर के भरोसे पर कि मैं ऐसा कर पाऊंगी और आपका भरोसा जीत पाऊंगी। ठीक है। और अगर आप लोग एक बार अगर क्लास पसंद आई हो तो बच्चों थम्स अप करके जरूर जाइएगा या स्माइल करके जरूर जाइएगा, ताकि मुझे पता चल सके। और बहुत सारे बच्चे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और आप सबका सपोर्ट मैं लेकर रहूंगी। इतना बस मुझे आप लोगों से चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है। और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आपका साथ देने के लिए, आपके प्यार के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें।